नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। महेश प्रताप जी, मैं बार बार आग्रह करूंगा, प्लीज। एनएमई प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट 2017 पे चर्चा हो रही थी, तो मैं परेशान था कि ये बिल पुराने दिनों से इफेक्टिव क्यों किया जा रहा है, और वैसे बिल जबकि राष्ट्रीय संपत्ति को राष्ट्र के लिए लेना हो उसके लिए कानून की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। तब फिर मुझे जब माननीय जेटली जी का भाषण सुना तो पता चला कि कैसे राजा ऑफ महमूदाबाद द्वारा आग्रह वेल में ना आए, कृपया अपनी सीट पर जाएं। करके कोई बात रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। जिले में आप जानते ही ऑर्डिनेंस रिप्लेसिंग बिल है, आप सबसे अनुरोध है, संपत्ति है उसको निजी संपत्ति बताया जा रहा था। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपनी सरकार को जो इन चीज़ों को रोकने के लिए उस समय उन्होंने एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट बिल 17 लेके आए। महोदय, आज मैं जब इस कानून को देख रहा हूं तो समझ में आ रहा है कि क्यों इस कानून को बैकडेट से लाया गया और क्यों इस कानून की आवश्यकता पड़ी। इसके पीछे भी लगता है महमूदाबाद जैसी और बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें कि हमारे कानून को ढाल बना करके ही गलत तरीके से आर्बिट्रेशन अवार्ड लिए जाते हैं, और इस आर्बिट्रेशन अमेंडमेंट बिल 2021 को ऐसे ही इलीगल प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए ये कानून लाया गया है। महोदय, एनएमई प्रॉपर्टी अमेंडमेंट बिल 2017 की तरह जब इस बिल और संशोधन के प्रस्ताव को मैं देखता हूं तो मन में एक प्रश्न कौंधता है कि ऐसे बिल की, ऐसे संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, विशेषकर आनन फानन में ऑर्डिनेंस लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। महोदय, जब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो फिर ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं धुआं है, और जब धुआं है तो कहीं ना कहीं आग भी होगी, और जब फायर फाइटिंग का इंतजाम किया जा रहा है तो स्वाभाविक है जो अफेक्टेड लोग हैं उनके द्वारा हल्ला भी किया जाएगा। महोदय, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई ये आग कहाँ लगी है, किसने ये आग लगाई है, किसने ये धोखाधड़ियाँ की है जिसके कारण ये कानून बनाना पड़ा है। और मैं समझता हूँ माननीय मंत्री जी से मेरी अपेक्षा होगी कि देश को बताएं कि किन लोगों ने ये काम किया, किस कारण से ऐसा एक कानून बनाना पड़ा, और क्या क्या गड़बड़ियां इसके पीछे हो, इसका इतिहास क्या है, ये समझना आवश्यक है। और देश ये जानना चाहता है, भारत ये जानना चाहता है कि ये कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी। कहने का अभिप्राय है महोदय कि यदि बात भ्रष्ट तरीके के लिए अवार्ड से कॉन्ट्रैक्ट की हो रही है, ऐसे मामले पर स्टे के प्रावधान पर सदन चर्चा कर रहा है, तो जाहिर है देश को ऐसे कुछ मामले जरूर होंगे, दो चार करना पड़ा है, और हम भ्रष्ट गतिविधियों का शिकार भी हुए होंगे। महोदय, मेरी आशंका निर्मूल नहीं है। देश लगातार तरक्की कर रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। हम ऐसे दौर में जबकि पूरी दुनिया के बॉर्डर्स खत्म हो रहे हैं और दुनिया भर की कंपनियां, निवेशक सरकारों के साथ में, निजी क्षेत्रों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एक आवश्यकता हो जाती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट का पालन सही तरीके से हो, वो कॉन्ट्रैक्ट सही तरीके से बने। सप्लाई, कंसल्टेंसी, ठेकेदारी, भुगतान, विवाद, आर्बिट्रेशन, अवार्ड, ये पूरा चेन है, और इस पूरे चेन में एक जगह भी यदि कोई बेईमानी होती है तो उसका प्रभाव पूरे देश को पड़ता है, हर अफेक्टेड कंसर्न व्यक्ति को पड़ता है। महोदय, करदाता और अल्टीमेटली सरफरार यहाँ की पब्लिक होती है, करदाता होता है, उन्हें पता भी नहीं चलता है कि उनकी गाड़ी कमाई पर टाका पड़ गया। तो मंत्री जी, इस सदन को मैं फिर अनुरोध करूंगा कि बताएं कि ऐसी गड़बड़ियां कब हुई है, पूरे चेन में गड़बड़ी कहां कहां हुई है, कब कब हुई है, और ये देश जानना भी चाहेगा। महोदय, मेरी जानकारी में कुछ बायलैटरल एग्रीमेंट भी पिछले सालों में कैंसिल किए गए हैं जहां सरकार लिटिगेशन में है, कई राज्य सरकारें भी लिटिगेशन में हैं, तो करार रद्द करने की आवश्यकता क्या पड़ी। महोदय, इसमें मोटा मोटी जो प्रावधान किए गए हैं उसमें एक परंतुक लगाया गया है क्लॉज 3 में, जिसमें कि 1996 का संशोधन का प्रस्ताव है, जिसमें सेक्शन 36 में सब सेक्शन में एक परंतुक जोड़ने का है कि यदि किसी कारण से बेईमानी से भी अगर कोई भी प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी कहीं न कहीं गड़बड़ की आशंका है तो कोर्ट उस अवार्ड को स्टे कर देगा। महोदय, आज हम सब जानते हैं, जो लोग भी व्यापार में संबंधित हैं, कि बहुत सारी गड़बड़ियां होती है, और अगर वो अवार्ड गलत तरीके से लिया जाता है, दिया जाता है, तो उसके बाद में उसको स्टे कराने के लिए सेक्शन 34 में जब हम कोर्ट में जाते हैं तो वर्षों लग जाते हैं। इस बीच में वो अवार्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी कोशिश की जाती है। ये एक अन्याय है, और मैं समझता हूँ इस कानून के द्वारा ये अन्याय कैंसिल होगा। महोदय, दूसरा जो प्रावधान किया गया है
कि इसमें जो सेक्शन 8 था पुराना, उसको उसमें एक लिस्ट थी कि यही लोग आर्बिट्रेटर बनेंगे, उस लिस्ट को हटा दिया गया। क्यों? इसलिए कि जब हम देख रहे हैं कि भारत को एक मध्यस्थता केंद्र का वैश्विक केंद्र बनाना है, तो हमें उसका विस्तार करना पड़ेगा और लोगों को करने पड़ेंगे। और तीसरा कि आर्बिट्रेशन कौन लोग कर सकेंगे, उसके लिए सक्षम व्यक्ति कौन होंगे, उसके लिए सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है कि वो अपने हाथ में निर्णय नहीं रखा है, न किसी कोर्ट को दिया, बल्कि आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया को ये सारे अधिकार दिए गए हैं, जिसके कारण से बहुत जो पूरे विश्व के विद्वान लोग हैं, तो वो लोग इस आर्बिट्रेटर बनने के लायक हो जाएंगे। महोदय, अब हम ये देखें कि कुछ लोग ये कह सकते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कुछ देरी की आशंका इसमें हो सकती है, लेकिन महोदय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी भारतीय कानून व्यवस्था का एक दूसरा प्रावधान है कि चाहे 100 मुजरिम छूट जाए, लेकिन एक गैर मुजरिम को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और इस भावना के साथ में जब प्रधानमंत्री जी ने चौकीदारी की बात करते हैं, तो वो चौकीदारी जहाँ जहाँ जो बेईमानी हो रही थी उसको रोकने के लिए प्रावधान किए गए हैं और कड़े प्रावधान किए जाएंगे। मैं इस बिल का पूरी तरह समर्थन करता हूं और स्वागत करता हूं, और हाउस से भी अनुरोध करूंगा कि इस तरह के प्रावधानों का स्वागत करें। धन्यवाद।